तो बाजार में हम देख रहे हैं कि जीएसटी में रिडक्शन के बाद, जीएसटी की इंप्लीमेंटेशन के बाद एक तेजी तो आई, लेकिन ये तेजी ऊपरी स्तरों पर सस्टेन नहीं कर पाई। 25,400 से 500 के रेंज में जाकर निफ्टी फिर से रिवर्सल दिखा रहा है और अब 25,000 के मुहाने पर हम खड़े हैं। निफ्टी बैंक 55,000 के आसपास है। कहीं ना कहीं टैरिफ को लेकर चिंताएं बरकरार हैं। इसके अलावा एफआईज की बिकवाली फिर से शुरू हो गई है। लगातार 3 सत्र से एफआईज बेच रहे हैं और अभी भी करीब करीब 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हैं। अगर आप इंडेक्स फ्यूचर्स के आंकड़े को देखेंगे तो एफआईज की तरफ से भी कोई सपोर्ट मिल नहीं रहा है। ये एक चिंता की बात है। आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, जरा इसको समझते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं मार्केट के जाने माने एक्सपर्ट और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के धुरंधर रहे सुनील सुब्रमण्यम। सुनील सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। सुनील सर, आपको क्या लगता है, क्योंकि अब ये फेस्टिव सीजन की शुरुआत तो हो गई है, नवरात्रि चल रही है, नवरात्र की आपको बधाई भी, शुभकामनाएं भी। और ये महीना जब खत्म होगा तो अक्टूबर में तो फिर अब सितंबर तिमाही के नतीजों पर नजर चली जाएगी। तो आपको लगता है कि बाजार के लिए जो असमंजस की जो स्थिति है, ये 2-3 हफ्ते और की बात है, उसके बाद बाजार एक क्लियर डिसाइसिव मूव दिखाएगा यहां से? देखिए, इश्यू क्या है ना बाजार में, आप जो आप कह रहे हैं, खबरें बहुत अच्छी है अर्थव्यवस्था की, राइट। मगर क्या है कि पैसा जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास है, चाहे वो रिटेल हो या डीआईएस हो, ऑलरेडी मार्केट में लग चुका है। देखिए, मार्च में एक लो था, क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च के वक्त में आपको इवन डीआईआईस ने आपको कैश बैलेंस बढ़ाए थे और मार्केट थोड़ी नरमी में थी। उसके बाद तुरंत जैसे ही वो अप्रैल की सीजन शुरू हुई अर्निंग्स, डीआईएस ने जबरदस्त अपना पैसा लगाया मार्केट में और वो आज तक जारी है। मगर क्या है कि जो पैसा आ रहा है उन्होंने पूरा लगा दिया और कैश बैलेंस भी आज कम हो गए। तो आज क्या है कि जो खबर आ रही है उसके माफिक जब डीआईएस कुछ खरीदारी करते हैं तो कुछ और को बेच के ही कर रहे हैं। तो आप बताइए कि अभी जीएसटी की बात करें, 1-1.5 महीना हो गया अभी जीएसटी के ऐलान होने के बाद, तो उन सेक्टरों में तो बहुत अच्छी रिटर्न आई है। जैसे ऑटो सेक्टर मान लीजिए, पब्लिक सेक्टर बैंक की भी अच्छी हुई है। मगर क्या है कि वो सेक्टर रोटेशन से हुआ है, इसलिए आपको लग रहा है कि मार्केट कहीं नहीं जा रही है। क्योंकि मार्केट को अगर ऊपर बढ़ना है तो एफआईएस की वापसी जरूरी है। और फिर यह भी समझना जरूरी है कि इतने अच्छे खबर के बावजूद एफआईएस क्यों नहीं ढेर तरफ से आ रहे हैं इंडियन मार्केट में। उसके 2-3 कारण है। एक है ऑफ कोर्स कि हमारी वैल्यूएशंस की बात है। दूसरी है कि बाकी मार्केट में उनको अच्छे मौके दिख रहे हैं, जैसे चीन और साउथ कोरिया में। और तीसरी बात मैं मानता हूं कि एफआई के लिए उनके मन में टैरिफ का मसला एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रख रहा है। तो आप पूछ रहे हैं कि क्या अगले मंथली, अब देखिए इस सितंबर एंड की जो रिजल्ट्स अक्टूबर 10 से शुरू होगी, याद रखिए कि कंजम्पशन के नंबर उतने अच्छे नहीं आएंगे, क्योंकि 22 सितंबर तक, नवरात्रि के शुरुआत तक, आपको लोगों ने पोस्टपोन कर दिया था अपना कंजम्पशन को। डीलर के लेवल पे स्टॉक भी बढ़ गए थे। तो शायद ज्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए इस तिमाही के जो नंबर्स आएंगे। और फिर दिवाली तो अक्टूबर 20 को है, तो वहां पे जो माहौल बनेगा वो अक्टूबर 20 से बनेगा। आज ही दिख रहा है कि ऑटोस में सेल्स अच्छी दिख रही है, मगर एफआईएस के लिए ये सेक्टर रोटेशन के अंदर उनको दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि वो एज इट इंडिया में रिस्क ले रहे हैं। और जब इंडिया को इवेलुएट करते हैं तो ओवरऑल सिचुएशन देख रहे हैं। और उनके लिए ये टैरिफ का इशू जो है क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूं। क्यों हम प्रोटेक्टेड है अगेंस्ट दी टैरिफ्स की डाउनसाइड? क्यों? क्योंकि एक तो जीएसटी एक तरफ किया हमने, आरबीआई ने रेट कट किया, और हमारी जो एक्सपोर्ट्स टू यूएस इतनी ज्यादा माने टोटल आप देखें तो 20% ऑफ आवर एक्सपोर्ट्स है, मगर टोटल एक्सपोर्ट्स से आपको 2% ही है वर्ल्ड का शेयर में। तो क्या होता है ना कि आज के दिन में, क्योंकि हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी स्ट्रांग है, हमें कोई नेगेटिव नहीं दिख रहा है जीएसटी के कारण। मगर एफआईएस याद रखिए, उस हर एफआई थोड़ी 3-6 महीने के लिए निवेश कर रहा है। कुछ ऐसे ज्यादा एफआईएस है जो 10-15 साल, पेंशन फंड, सॉवरेन वेल्थ फंड, तो उनके लिए इंडिया की जो एक ग्रोथ स्टोरी की पोटेंशियल है उसके ऊपर उन्होंने निवेश किया था। आज की 6.5-7% की ग्रोथ पे नहीं, 8-10% की ग्रोथ रेट जो उन्हें दिखा था। हम जैसे ही एक विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं, और वहां पे यूएस के साथ ट्रेड हमारा बहुत मुख्य है, बिकॉज एक सिंगल देश वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था का 30% हिस्सा है अमेरिका का। तो हम कह सकते हैं कि हमारी डाउनसाइड नहीं है टैरिफ के कारण, मगर अपसाइड जो है वो लिमिटेड है अनलेस हम अमेरिका के साथ गठबंधन ट्रेड डील कर दे। तो इसलिए मेरा मानना है कि
जैसे ही अभी सीए अनंत नागेश्वर ने कहा कि नवंबर एंड तक उनको दिख रहा है कि जी बिल्कुल शायद सर। कटौती हाँ होगी, तो उसकी उम्मीद रखेंगे जी तो बिल्कुल जरूर सुनील मार्केट सर। बढ़ सकता है। हाँ गुड मॉर्निंग सुनील सर। बहुत बढ़िया जो है आपने बताया कि क्या डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन एक सवाल उठता है कि भारत में डोमेस्टिक फेसिंग हो या एक्सपोर्ट रिलेटेड हो, कौन से सेक्टर्स जो है यहाँ पे लग रहा है कि अट्रैक्टिव रहेंगे लंबे अवधि के लिए? क्या लगता है कि अच्छी अपमूव्स आ सकती है इन सेक्टर्स में, और क्या ट्रिगर्स रहेंगे, ज़रा बताएं। मुझे अच्छा जो लग रहा है वो है कि जो प्राइवेट कैपिटल की स्टोरी, इस कंजम्पशन की बढ़त के बाद देश में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगी और एक लॉन्ग टर्म कैपेक्स साइकिल की शुरुआत प्राइवेट सेक्टर की ओर से। अब तक खाली गवर्नमेंट ने बल उठाया है इसका, प्राइवेट सेक्टर जब उठाएगी, और वो ज्यादा दूर नहीं है, मे बी 6 महीने 9 महीने साल लग सकते हैं मैक्सिमम, मगर वो है लॉन्ग टर्म स्टोरी जहां पे अब 2003 टू 8 की बात करें, कैपेक्स साइकिल ने ही हमारे मार्केट को 7 गुना सेंसेक्स की बढ़त हुई थी फ्रॉम 2003 टू 2008। तो उसी तरह अगर आपको बढ़त चाहिए, ये प्राइवेट कैपेक्स का एक इंपॉर्टेंस है। और उसके ऊपर अगर देखें तो स्पिन ऑफ सेक्टर्स जो होते हैं वो होते हैं ऑफकोर्स इंडस्ट्रियल कैपिटल गुड्स अहम स्थान पर होते हैं, मगर उसके साथ जो बिल्डिंग मटेरियल्स की काम होती है, सीमेंट, स्टील, वो एक कॉपर, एल्यूमिनियम, वो जैसे चीज। दूसरी मैं कहूंगा कि पब्लिक सेक्टर बैंक क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाइनेंसिंग टू एमएसएमई और एसएमई पब्लिक सेक्टर बैंक ही करते हैं, तो इसीलिए उनकी बिजनेस में बहुत बड़ी झलक आप देख सकते हैं। और ये छलांग होगा नॉट ओनली इन लोन ग्रोथ बट इन नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी, क्योंकि इस एमएसएमई सेक्टर को वो लेंडिंग करते हैं 12 से 14% इंटरेस्ट रेट पर, तो अच्छी प्रॉफिट्स भी बनती है उनकी, तो वो सेकंड सीट है। और तीसरा स्पिन ऑफ होगा रियल्टी में। अब रियल्टी में हाल में देखा कि जीएसटी के कुछ भी फायदे हैं, पर फिर भी स्टॉक मार्केट में उसको रिकॉग्नाइज किया मोस्ट अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर रही है। मगर उसका कारण क्या है, क्योंकि बहुत पोलराइज्ड है ग्रोथ रियलाइज में। अच्छी बहुत महंगी घर, विलास, ये सब बिक रही हैं, बट नॉट अफोर्डेबल हाउसिंग। अब डेवलपर्स को भी वक्त लगेगा कि अभी अपना उनका जो गवर्नमेंट ने इतनी कोशिश की है कि गवर्नमेंट पब्लिक के हाथ में पैसा डाले थ्रू इनकम टैक्स और जीएसटी, और बैंक्स भी ईएमआई कटौती कर रहे हैं, मगर जी अफोर्डेबिलिटी प्रोजेक्ट्स को अभी आना चाहिए, वो आ जाएंगे थोड़ी दिन जी में, तो एक लॉन्ग टर्म साइकिल वहां पे भी बनता है। तो मेरे लिए 3 सेक्टर है, बिल्कुल सर। इंडस्ट्रियल कैपिटल गुड्स, पीएसयू बैंक्स और रियल एस्टेट। नहीं ठीक है सर, जहां पर मौके हैं आपने काफ़ी खूबसूरती से हाईलाइट कर दिया है। और सुनील सर की यही खासियत है कि गागर में सागर भरने का काम करते हैं। संक्षेप में सारे पॉइंट्स कवर कर लेते हैं और आपके मन में जो प्रश्न उठते हैं उसके भी जवाब दे देते हैं। सुनील सर बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए और हमारे साथ हमारे दर्शकों का भी मार्गदर्शन करने के लिए। आपसे जल्दी फिर से मुलाकात होगी। चलिए इस शो को यहीं पर समाप्त करने का समय हो गया है। बाजार हम देख रहे हैं कि एक नैरो रेंज में घूम रहा है। निफ्टी बैंक 50 अंकों पर, निफ्टी है लाल निशान में, लेकिन अपने अभी 25,000 के लेवल को निफ्टी होल्ड कर रहा है और 55,150 के आसपास निफ्टी बैंक को आप देखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम लेकर आएंगे योर स्टॉक्स। आप अपने सवाल हमसे जरूर पूछिएगा, लेकिन फिलहाल शरद को और मुझे आप दीजिए इजाजत। नमस्कार।